हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर। निमृत के ये कहने पर कि उससे तो वैशाली से भी दूर नहीं रहा जाता। वैशाली उसे बुरी तरीके से घूरने लगती। तो हाँ, तभी वहाँ पर अमृत, राजीव और डेविड आ जाते हैं। निमृत और वैशाली को एक दूसरे को देख पाकर वैशाली के हाथ को पकड़ वैशाली सिर घुमाकर अमृत की तरफ देखने के बाद अपने साड़ी के पल्लू से कशिश के माथे से निकल रहे खून को साफ करते हुए बोली, चलिए। निमृत वैशाली के बात पर बोला, बिना किसी सबूत के मैं इसे कैसे छोड़ दूँ। वैशाली निमृत की बात पर अमृत और राजीव की तरफ इशारा करते हुए, यहाँ पर एडवोकेट सारंग और वैष्णव दोनों खड़े हुए हैं, तुम उनसे बात करो। हमारे रिलेटिव को तुम परेशान नहीं कर सकते। निमृत वैशाली को बोलते हुए, वैशाली निमृत की बातों को इग्नोर कर कशिश के हाथ को पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाती है और डेविड निमृत के गाल लाल को देखते हुए धीरे से मृत्युंजय से बोला, हम लोगों के आने से पहले क्या हुआ था बॉस। मृत्युंजय हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, वैशाली ने एसपी की खटिया खड़ी कर दिया, ऐसा तमाचा मारा है 2 दिन तक गालों का निशान नहीं जाए। डेविड अपने गाल पर हाथ रखते हुए हंसकर बोला, हाँ, मुझे तो पहले भी पता था वैशाली बड़ी डेंजरस चीज़ है, उससे दूर रहना ही बेहतर है। मृत्युंजय डेविड के बाद अपना सिर हिलाते हुए निमृत की तरफ देख कर बोला, बेल की फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए एसपी साहब। निमृत मृत्युंजय को 2 मिनट घूरने के बाद कमरे से बाहर आ जाता है। तो वैशाली बड़े आराम के साथ पंखे के नीचे अपने पेट को सहलाते हुए कुर्सी पर पैर के ऊपर पैर रखकर बैठी हुई थी और इधर उधर देख रहे। निमृत 2 मिनट वैशाली को यूं देखने के बाद कशिश के बेल के पेपर्स रेडी करवाता है। इसी बीच अमृत और वैशाली एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अमृत वैशाली की तरफ देखते हुए कह रहा था, आइंदा से मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाऊंगा, तुम हमेशा बात को बढ़ा देती हो। वैशाली अमृत की बात पर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, तुमको पता है तुम इकलौते हो जो हमको कंट्रोल कर सकते हो, काहे कि हमको तुम्हारी शांत आवाज़ बहुत पसंद। अमृत वैशाली की बात पर बोला, यहाँ पर सब देख रहे हैं तो देखने दो, हम किसी के पराए मर्द को नहीं छू रहे हैं, हम अपने पति को छू रहे हैं। वैशाली ने बिना किसी डर के कहा, जिस पर मृत्युंजय उन दोनों की तरफ आते हुए बोला, अगर तुम लोगों की पुलिस स्टेशन रोमांच हो गया हो तो घर चले। ये सुनकर वैशाली मृत्युंजय को देखते हुए बोली, हमको पता है कि आपको हमसे जलन होती है, लेकिन इतना हमने सोचा नहीं था। मृत्युंजय वैशाली की बात पर बोला, आज जो हरकत तुमने यहाँ की है, इस बारे में अगर मैंने महक को बताया तो वो तुम्हें इतना सुनाएगी कि पूछो मत। तो हम भी आपसे बात नहीं करेंगे, अपने बच्चे को भी नहीं बात करने देंगे, अगर आपके कारण हमारी दीदी हमको डांटा तो। वैशाली ने मृत्युंजय को धमकाते हुए कहा। यह सुनकर मृत्युंजय हंसते हुए, हाँ, तुम लिख कर ले लो, तुम्हारा बच्चा जितना तुम दोनों के करीब में रहेगा ना, उतना मेरा रहेगा। जिस पर वैशाली अमृत की तरफ देखते हुए बोले, हमारे बच्चे को सबसे पहले तुम गोदी में उठाना। अमृत उन दोनों के झगड़े को देखकर मुस्कुराते हुए, वैशाली, सबसे पहले बच्चे को डॉक्टर और नर्स अपनी गोद में उठाते हैं, तो तुम का हमारे साथ नहीं रहोगे अंदर। वैशाली ने पूछा, जिसके जवाब में मृत्युंजय बोले, डिलीवरी तुम्हें करनी है, अमृत को नहीं। हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप काहे बीच में बोल रहे हो, हम अपने पति से बात कर रहे हैं। वैशाली ने थोड़े गुस्से में कहा, जिस पर मृत्युंजय उसके नाक को छूते हुए, तुम्हारा गुस्सा हमेशा नाक पर क्यों रहता है, कहीं तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे तरह न निकले, फिर पता नहीं कौन उसे शादी करेगा। आपको उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चे को या बच्चे को किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पति हमारे पास आ गया ना, वैसे हमारे बच्चे के पति या पत्नी उनके पास आ जाएंगे। वैशाली ने मृत्युंजय के हाथ को हटाते हुए, मृत्युंजय निराशा से अपना सिर हिलाने के बाद निमृत के पास जाकर बोला, तुमने जो कमरे में कहा वैशाली के लिए, उस बात को अपने दिल में रखना, आजमाने की कोशिश मत करना, वरना अक्सर सूरज से आंखों में आंखें मिलाकर देखने वाले अंधे हो जाते हैं। निमृत मृत्युंजय की बात तिरछी मुस्कान के साथ बोली, बीच में आपका भाई आया है तो सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी ना। मृत्युंजय वैशाली और अमृत की तरफ इशारा करते हुए बोला, देख रहे हो उन दोनों को, उनका रिश्ता है इसलिए क्योंकि मेरा भाई शांत है और उसकी बीवी तुम्हें जलाकर राख कर देगी। अगर उसके पति की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। निमृत एक नज़र अमृत और वैशाली को देखता है, जो कि मुस्कुराते हुए दूसरे से बातें कर रहे थे, जिसे देखकर अपनी मुट्ठी को मजबूती से बंद करते हुए मृत्युंजय से कहता है, आज आपके भाई की जगह मैं होता। मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर बोला, होते हो ना, नहीं होते तो ना होने की कोशिश मत करना। इतना कहकर मृत्युंजय निमृत के कंधे को थपथपाकर कशिश को वहाँ से लेकर सारंग बिल्ला के लिए निकल जाते हैं। निमृत जाते हुए मृत्युंजय को देखकर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, आपको नहीं पता मिस्टर सारंग, आपने किसको धमकी दे दी।
इसका भुगतान तो करना होगा ना। इतना कहने के बाद निमृत फिर से अपने काम में लग जाता है। शारंग, बेला, रचना और बॉबी अपने आमने सामने रचना के कमरे में बैठे हुए थे और इस बारे में विप्लव को कुछ पता ही नहीं था। बॉबी नर्वसनेस में अपनी उंगली को दबाए जा रहे थे, जिसे देखकर रचना बोली, तुम्हें मारने पीटने वाली नहीं हूँ। ये सुनकर बॉबी नॉर्मल होकर सीधी बैठ जाती है तो रचना आगे कहती, तुमने क्या देखा मेरे नालायक बेटे में? जो बॉबी ने कंफ्यूज होकर कहा, जिस पर रचना अपना सिर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल सही सुना। क्या देखा तुमने विप्लव में? वो किसी काम का नहीं है, हर वक्त मटरगश्ती आती है उसे, लेकिन वो दिल का बहुत साफ है, किसी के लिए दिल में नफरत नहीं रखता और वही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है उसकी। बॉबी ने रचना की बात पर कहा। रचना बॉबी की बात सुनकर बोली, हमारे घर में लड़कियों को हाउसवाइफ बनने के लिए जिद नहीं की जाती, वो उनकी अपनी पसंद होती है। तो तुम बताओ फ्यूचर में क्या करना चाहती हो? बॉबी कुछ पल सोचने के बाद बोली, मुझे किसी रियलिटी शो में पार्ट लेना है, जिसकी तैयारी मैं कर रही हूँ। रियलिटी शो मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ? रचना ने सवाल किया, जिसके जवाब में बॉबी अपना सिर हिलाते हुए बोली, हो, लेकिन ये मुझे चांस मिलने पर डिपेंड। रचना बॉबी की बात सुनकर बोले, विप्लव को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं पसंद, बल्कि मैं तो कहना चाहूँगी कि उसे मीडिया में आना ही नहीं पसंद। ये सुनकर बॉबी हल्का मुस्कुराकर बोली, उसे मेरी पसंद को पसंद करना अच्छा लगता है। रचना एक गहरी सांस लेकर बोली, अभी तुम्हारी और विप्लव की शादी नहीं हो सकती। तुम दोनों रिलेशन में हो, अच्छी बात है, लेकिन अपने करियर पर फोकस करो और कुछ नहीं कहूँगी। बॉबी रचना की बात पर सोफे से खड़ी होकर बोली, अब मैं जा सकती हूँ आंटी? रचना अपना सिर हिला देती है तो बॉबी उसके कमरे से बाहर चली जाती। बॉबी के बाहर आते ही विप्लव भागते हुए वहाँ आ जाता है और उसे भागता हुआ देखकर बॉबी थोड़ा हैरान होकर कहती है, कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है? विप्लव बॉबी को उलट पलट कर देखते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? मॉम ने क्या कहा तुमसे? वो मुझे मेहमानों की तरफ ले गया था। बॉबी विप्लव के बात पर बोले, तुम्हारी मॉम ने कहा कि हम अभी शादी नहीं कर सकते, रिलेशन में है, अच्छी बात है, अभी फ़िलहाल हमें करियर पर फोकस करना चाहिए। विप्लव राहत की सांस लेकर बोला, मेरी मॉम मेरे फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है, क्योंकि मैं किसी काम का नहीं हूँ। बॉबी अजीब नज़रों से विप्लव को देखते हुए बोली, तुम्हें खुद में अजीब नहीं लगता? ऐसा कहते हुए, खैर छोड़ो, तुम तो सच में पांडा लंगूर हो। विप्लव बॉबी के बात पर उसे घूरते हुए बोला, मैं मस्ती करता हूँ, इसका मतलब पांडा नहीं हो। तुम इस तरीके से मुझे पांडा के साथ कंपेयर कैसे कर सकती हो? बॉबी टाइम की तरफ देखते हुए विप्लव से बोली, रात होने वाली है, मैं जा रही हूँ। ये देखकर विप्लव जल्दी से बॉबी के पकड़ते हुए बोला, अरे अरे, मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा? मेरी सुंदर सी गर्लफ्रेंड को अगर कोई उड़ा कर ले गया तो? इतनी मुश्किल से मिली है मुझे। बॉबी विप्लव के हाथ को अपने कमर से हटाते हुए बोली, कोई देख लेगा। विप्लव बॉबी को दीवार से हटाकर उसके और नज़दीक आकर बोला, तो देखने दो, डरता कौन है? क्या हो रहा है यहाँ पर? अनमोल ने पीछे से कहा, जिस पर विप्लव जल्दी से बॉबी से दूर होकर अपने कपड़े ठीक करते हुए अनमोल से बोला, कुछ भी तो नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड की आंखों में कचरा घुस गया था, उसे निकाल रहा था। अनमोल ऊपर से लेकर नीचे तक विप्लव को घूरने का 8 महीने हो गए मुझे रिलेशन में, मुझे बेहतर तरीके से पता है किस तरीके का कचरा घुसना होता है। विप्लव अनमोल की बात पर अपने दांत पीसकर बोला, तो जाकर मेरी मोटी के साथ प्रिपेयर करो ना, मेरे रोमांस के बीच में कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हो? अनमोल इधर उधर देखते हुए बोला, तुम्हारी मोटी कहीं नज़र नहीं आ रही है तुम्हें, जो मैं उसके साथ रोमांस करूंगा? गलती आपकी है, आप उससे सारी चीज़ें छुपाते और जिस रिश्ते में खिंचाव ज़्यादा होते हैं वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते और टूट जाते हैं। विप्लव ने अनमोल को समझाने के साथ सुनाते हुए कहा। अनमोल विप्लव को इग्नोर करके अपने कमरे की तरफ जाते हुए, कहीं तुम्हारी मोटी दिख जाए तो मेरे कमरे में भेज देना। विप्लव अनमोल की बात सुनकर तेज आवाज़ में बोला, मैं क्यों मेरी मोटी को भेजने लगा? मैं नहीं भेजूंगा। लेकिन अनमोल विप्लव की बात का कोई जवाब नहीं देता और विप्लव बॉबी की तरफ देखते हुए कहता है, चले, तुम्हें घर छोड़ना है? बॉबी अपना सिर हिलाते हुए और विप्लव के साथ अपने घर के लिए निकल जाती। शोभित का कमरा। अदिति अपने कपड़े चेंज करने के बाद नाइट ड्रेस पहनकर बिस्तर पर बैठ जाती है और किताबें निकालकर पढ़ना शुरू कर देती है। तभी शोभित कमरे में आता है और एक नज़र अदिति को देखने के बाद बाथरूम की तरफ चला जाता है। इस बीच अदिति का ध्यान उसके पुस्तकों पर था। कुछ देर में शोभित सिंपल हाईनेक व्हाइट फुल स्लीव की टी शर्ट और नीचे ब्लैक ट्राउजर पहने आता है। अदिति फ्रेग्रेंस की खुशबू पर सिर उठाकर उसके
शोभित के फ्रेश चेहरे को देखने के बाद बोली, आपको इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है क्या? शोभित अदिति की बात पर बोला, हाँ अभी जनवरी का महीना चल रहा है, ठंड तो लगेगी ना। 2 महीने बाद तुम्हारे एनुअल एग्जाम है। अदिति अपना सिर हिलाते हुए बोली, पता है मुझे, उसी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप बताओ अब सज धज कर कहाँ जा रहे हम? शोभित अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठने लगता है, जिस पर अदिति बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, यहाँ पर बैठो। शोभित आकर बिस्तर में अदिति के बगल में बैठकर बोला, यहाँ पर बैठने के लिए क्यों कहा? क्योंकि मुझे आपकी फ्रेगरेंस की खुशबू अच्छी लग रही है, अदिति ने शोभित की तरफ देखकर कहा। अदिति की बात पर शोभित उसके चेहरे को देखने लगता है, फिर जल्दी से अपनी नज़रें हटाकर लैपटॉप के कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाना शुरू कर देता है। तकरीबन 1 घंटे बाद अदिति उबासी लेते हुए बोली, अब मुझे नींद आ रही है। शोभित बेडरूम का स्विच ऑफ कर अपनी साइड का नाइट लैंप ऑन करके बोला, ठीक है सो जाओ। अदिति अपने बुक्स सेल्फ पर रखकर शोभित के लैपटॉप को बंद करते हुए बोली, मुझे आपके साथ सोना है। शोभित नाइट लैंप ऑफ कर एक डिम लाइट ऑन करके अदिति को अपने पास खींच लेता है तो अदिति अपना चेहरा शोभित के सीने में घुसा लेती है। शोभित अदिति के गर्म सांसों को अपने सीने पर महसूस कर अपनी आंखें बंद करने लगता है कि उसे अचानक अपने टी शर्ट के अंदर पीठ पर अदिति के हाथ चलते हुए महसूस होते हैं। शोभित सिर नीचे करके अदिति को देखते हुए कहता है, अदिति ये क्या कर रही हो तुम? अदिति बिना शोभित से कुछ कहे उसके शर्ट को ऊपर करके खुद ही शोभित के शर्ट के अंदर घुस जाती है, जो कि शोभित का शर्ट साइज में थोड़ा बड़ा था, जिस कारण अदिति आराम के साथ शोभित के त्वचा को महसूस कर पा रही थी। अदिति के सॉफ्ट स्किन को अपने त्वचा पर महसूस कर शोभित बोला, हे अदिति, व्हाट आर यू डूइंग? अदिति शोभित के शर्ट के अंदर घुसे बोली, मुझे बहुत ठंडी लग रही है इसलिए मैं गर्म हो रही हूँ। शोभित एक हाथ में आदिति के कमर को पकड़े दूसरे हाथ से अपने गाल को छूते हुए बोला, तुम्हारा तो नहीं पता लेकिन मैं ज़रूर गर्म हो रहा हूँ। आदिति कंफ्यूज में शोभित के सीने पर उंगली चलाते हुए, मतलब? शोभित अपने शर्ट को उतार कर फेंक देता है और आदिति के ऊपर आकर उसके दोनों हाथों को पकड़ कर कहता है, चलो इंटीमेट होते हैं। आदिति अपने गुलाबी आंखों से शोभित की गहरी आंखों में देखने लगती है, जिस पर शोभित आगे बढ़कर उसके होठों को अपने होठों में भर लेता है। इधर सिटी हॉस्पिटल में ऋतिक का प्रकृति को जब से होश आया था वो आईपैड पढ़े जा रही थी और ऋतिक बिस्तर पर रहने वाला था नहीं, इसलिए वो कपड़े चेंज करके बाहर चला गया। तभी वार्ड का दरवाज़ा खुलता है। द्विवेदी, प्रकृति के पापा अभिलाष झा और उसका बड़ा भाई भास्कर झा अंदर आते हैं। प्रकृति, जो कि पूरी तरीके से अपने आईपैड में खोई थी, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ भी उसके महसूस नहीं होती, जिस पर अभिलाषा जी अपनी कड़क आवाज़ में कहते हैं, प्रकृति। अभिलाष जी की आवाज़ पर सुनकर प्रकृति का ध्यान आईपैड से हटकर उसकी तरफ जाता है और वो खुश होकर बिस्तर से उतरने लगती है, लेकिन उसे अपने पीठ में तेज दर्द होता है, जिस पर अभिलाष जी उसके पास जाते हुए कहते हैं, ये क्या हरकत कर रही हो तुम सीधा बिस्तर पर बैठी नहीं रह सकती। प्रकृति अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए अभिलाष जी से बोली, पप्पा वेटेड टू हग यू। अभिलाष जी प्रकृति के पास जाकर उसे गले लगाकर उसके पीठ को सहलाते हुए बोले, अब तुम ठीक हो? प्रकृति उनके सीने से लगी शिकायती आवाज़ में बोली, नानू निन्नू कादेदू कोंडे मट्टू ईगा नींबू बरुदित्तीरी, मैं आपको याद कर रही थी और आप अभी आ रहे हो। भास्कर प्रकृति की बात पर कटाक्ष आवाज़ में बोला, एक पराये आदमी के साथ रहते हुए तो हमें याद नहीं किया और अभी नाटक कर रही हूँ। अभिलाष जी भास्कर की बात पर उसे घूरते हुए बोले, भास्कर स्पीक विथ रेस्ट्रेंट, छोटी बहन है तुम्हारी। भास्कर अभिलाष जी की बात पर गुस्से से बोला, पप्पा आप उसकी गलती को नहीं देख रहे हो। प्रकृति अपना सिर झुकाते हुए धीरे से बोली, आपने ही तो मुझे ये सब करने के लिए कहा था और आपके कारण ही मुझे गोली लगी है। अभिलाष जी भास्कर को घूरते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझे बताए प्रकृति को ऐसे खतरे में डालने की? मतलब आपको बात कर डालना चाहिए था। तो ठीक है, अगली बार से आपको बताकर आपकी बेटी को खतरे में डालूंगा, भास्कर ने मुंह बनाते हुए कहा। प्रकृति भास्कर की बात पर अभिलाष जी से बोली, पप्पा भाई मुझे अभी भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकृति की बात पर भास्कर अपने दांत पीसते हुए बोला, नन्नू निन्ना मुख वन्नू मरियुबा मोडालू नन्नू हेकू दिशिशा बदा, ज़्यादा इल्जाम मत लगाओ उससे पहले कि तुम्हारे मुंह तोड़ दे। भास्कर की बात सुनकर प्रकृति मुंह बना लेती है। वहीं द्विवेदी इधर उधर देखते हुए प्रकृति से कहता है, वो कहाँ है जो तुम्हारी केयर कर रहा था? प्रकृति ऋतिक को याद करके द्विवेदी से बोली, जब से होश में आई हूँ यहाँ पर किसी को नहीं देखा। भास्कर प्रकृति की बात सुनकर मन में बोला, मेरी बहन के पास तो 1 सेकंड इसके पैर नहीं टिकते और कहता है कि मेरी बहन से शादी करेगा।
ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी से मैं अपनी बहन की शादी करूँ? कभी नहीं। तभी वार्ड का दरवाज़ा खुलता और शेलवन अंदर आता है। शेलवन को देख कर प्रकृति खुश होते हुए बोली, मेरा शल्लू आ गया, मैं बहुत मिस कर रही थी तुम्हें। शेलवन प्रकृति के बात पर हैरानी से अपनी आंखों बड़ी करके जल्दी से अभिलाष जी के और बाकी लोगों की तरफ देखते हुए अपना हाथ नहीं में हिला कर बोला, सॉरी इंटरप्यूटेड योर कन्वर्सेशन। प्रकृति मैडम को दो दिन यहाँ और रहना होगा, उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। शेलवन की बात पर अभिलाष जी उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोले, तुम कौन हो? शेलवन के कुछ कहने से पहले प्रकृति और अभिलाष जी की तरफ देखते हुए बोली, पापा ये मेरा शल्लू है। शल्लू मतलब सलमान खान? भास्कर ने पूछा, जिस पर प्रकृति जल्दी से बोली, नहीं नहीं सलमान खान नहीं, शेलवन नाम है उसका। तभी शेलवन का फ़ोन बजने लगता है। शेलवन उन लोगों के एक्सक्यूज़ भी कहकर वार्ड से बाहर चला जाता है। अभिलाष जी गहरी नज़र से जाते हुए शेलवन को देखने के बाद द्विवेदी की तरफ देखकर बोले, द्विवेदी प्रकृति को कर्नाटक लेकर चलते हैं, हम वहीं रहेंगे और एक डॉक्टर हायर कर दो, वो यहाँ नहीं रहेगी। अभिलाष जी की बात पर द्विवेदी अपना सिर हिलाकर वार्ड से बाहर चला जाता है। उनके जाने के बाद प्रकृति अभिलाष जी की तरफ देखते हुए कहती है, पापा कर्नाटक क्यों? अभी मेरे इंटरव्यू है, 5 दिन बाकी हैं। अभिलाष जी प्रकृति की बात पर बोले, इंटरव्यू के दिन मैं तुम्हें खुद लेकर आऊँगा, फिलहाल के लिए तुम्हें आराम की ज़रूरत है, जो कि घर के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। प्रकृति की बात पर और ज़्यादा कोई आर्गूमेंट ना करते हुए अपना सिर हिला देती है तो अभिलाष जी वार्ड से बाहर चले जाते हैं। अभिलाष जी के जाने के बाद भास्कर प्रकृति को घूरते हुए बोला, उस माफिया के साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है? प्रकृति भास्कर के गुस्से भरी आवाज़ को छोटा सा मुंह बनाकर बोली, अगर आपने मुझे डांटा तो मैं पापा से आपकी शिकायत कर दूंगी। भास्कर अपना सिर हिलाते हुए बोला, अभी अगर पापा को मैंने बताया ना तुम्हारे और उस माफिया के चक्कर के बारे में, तो तुम्हारी शादी तो कल ही हो जाएगी। यह सुनकर प्रकृति शक भरी नज़र से भास्कर को देखते हुए, कहीं मेरी शादी के लिए तुम मुझे कर्नाटक लेकर नहीं जा रहे हो ना? अगर ऐसा तो मैं बता देता हूँ, भूकंप नहीं लाना चाहते हो तो मेरी शादी के बारे में मत सोचना, वरना मैं भूचाल ला दूंगी। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करें, अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।